हाँ जी अंकित, कौन सा टॉपिक में डाउट है आपका? ये तुमने लोगों ने लिखा था, इसमें डाउट है? इसमें है? क्या समझ नहीं आ रहा, बताओ कि टाइम क्या है। मतलब जब आप कंडीशन लिख रहे हो तो आपका काम नहीं कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं ना कशिश? दो रीज़न हो सकते हैं, या तो एल्स और इफ़ के बीच में आपने स्पेस का यूज़ ना किया हो तो वो काम नहीं करेगा। अब जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं तो एल्स इफ दोनों के बिटवीन गैप आता है। अगर हम लोग जैसे पीएचपी चला रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बिना स्पेस के लिखा जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ चेक करना है कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं किया है इस वाले पार्ट में। अगर यहाँ मिस्टेक होगा तो आपका काम नहीं करेगा। स्पेस होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका कंडीशन काम करेगा। तो यानी कि ये कंडीशन तभी ट्रिगर होगा जब आपका जो कंडीशन सेट है, ठीक है, और जो आपने यहाँ पर कंपैरिजन कराया, तो यानी कि ये कंडीशन देखो अभी मेरे पास फॉल्स है, क्यों? क्योंकि अभी मेरा गुड डे चल रहा है। ये तब ट्रू होगा जैसे ही टाइम हमारे कंप्यूटर में 14 हो जाएगा, यानी कि 2 बज जाएंगे, तो ये टाइम हमारा ऑटोमेटिकली ट्रू मोड में आ जाएगा। तो टाइम क्या है? टाइम के अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू डेट से बेसिकली निकाल रहे हैं अपने आवर्स, ठीक है। तो टाइम के अगेंस्ट है कंप्यूटर का टाइम, और ये जो है हमने जो कंप्यूटर टाइम के अगेंस्ट अपना टाइम सेट किया है। तो नहीं, अगर 10 से टाइम कम होगा, ठीक है, तो गुड मॉर्निंग रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर आपका टाइम ग्रेटर देन 10 हो गया, तो जैसे आपका मान लो टाइम 10 की जगह पर 10:59 तक जो रहेगा वो गुड मॉर्निंग आएगा। जैसे ही 00 हुआ यानी कि 11 हुआ, आपका गुड डे में रिप्लेस हो जाएगा टाइम ऑटोमेटिक। तो ये लेस देन पर काम करेगा। अगर आपने लिखा लेस देन और इक्वल टू, यानी कि या तो 10 से कम हो या 10 के बराबर हो, तब चलिए गुड मॉर्निंग, उसके बाद में क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन आपका, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं जिसके ऊपर बेसिकली काम करती हैं चीज़ें। ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो। अभी जो आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं वो ये वाले ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर का सिंबल आप देख रहे हो, टू टाइम इक्वल टू लगा हुआ है, विच मीन्स इसका नेम क्या हुआ, इक्वल। तो यानी कि दो वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स, तब आपका बेसिकली ये वाला काम करेगा। इसी तरह से हमारा क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। तुम्हारा कोर्स क्या है? GWDD है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ना जब आप PHP वगैरह पढ़ोगे बहुत डिटेल में जाके आप चीज़ें समझोगे। ये देखो जो PHP का बैच चल रहा है ना, कितना डिटेल में उनको समझाई एक एक चीज़ है, ठीक है। आपका आएंगी ये सब चीज़ें यहाँ पर भी, लेकिन JS जो है ना, वो पूरा का पूरा एक तरह से समझो कि आप जब PHP चला रहे हो वो भी पूरा JS पर ही बेस्ड है। तो इसलिए बोला जाता है जब हम लोग PHP सीख रहे होते हैं, गेट को क्लोज कर लेना। जब हम लोग PHP कर रहे होते हैं तो PHP के लिए हमें प्री रिक्विजिट्स जो आती हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आता है। तो JS अगर आपकी क्लियर है तो आपको PHP चलाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। बस लिखने का तरीका बदल जाता है। हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, वैर, यहाँ पर जो वेरिएबल बनते हैं वो डॉलर के साथ चलते हैं PHP में, ये डिफरेंस आता है। बट जो काम है वो सेम ही रहेगा। तो जैसे आइडेंटिकल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो कंडीशन है, इस अगर हम लोग इसको चेक करें तो ये डेटा तो चेक कर लेता है लेकिन डेटा का टाइप नहीं चेक करता है। मतलब कि आपका डेटा जो है वो टेक्स्ट है यानी कि स्ट्रिंग है या नंबर है, बट ये पता लगा लेगा कि डेटा का टाइप और डेटा का बेसिकली स्टोरेज क्या है, दोनों का आपको क्लियरली रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज इक्वल टू वाई एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप। अगर दोनों का टाइप सेम है तब वो काम करेगा। तो जैसे,
और किस में कन्फ्यूजन पहले बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। यही वाला था, और भी कुछ है? स्विच वाला दिखा दूँ? हमने स्विच डाला होगा, ये रहा। जैसे करंट मंथ इज फैब हमारे यहाँ रिटर्न हो रहा है, ये। तो जैसे हमने स्विच में क्या डाल रखा है, मंथ, है ना। मंथ क्यों डाला है, क्योंकि हमने मंथ को बेसिकली गेट कराया हुआ। तो जैसे मैंने आपको एक डे वाला सिखाया था, इसी में एक हमारा एग्जांपल होगा डे वाला, वीक डे। इसको भी ओपन कर लो। तो आज हमारा देखो फ्राइडे रिटर्न हो रहा है हमें, ठीक है। तो एक तो हम लोग एरे से सेम काम ले सकते हैं। एरे से सेम काम क्यों हो जा रहा है, क्योंकि एरे में जब भी हम लोग कोई वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू असाइन करते हैं, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो चलता है वो फर्स्ट वैल्यू 0 बनती है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नंबर पे क्या रिटर्न हो रहा है हमें, फ्राइडे। तो अगर हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ पर कैलकुलेट ना करें तो हमें, एक मिनट दीजिए। हेलो, हाँ जी। अभी कंफर्मेशन आया नहीं है, जैसे मैम के पास से कंफर्मेशन आएगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। गुरमीत सर को बोल दिया है, ठीक है। हाँ, आप में से अगर किसी ने पार्टी के लिए पेमेंट किया और स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया तो वो कर दीजिएगा प्लीज़। दीपांशु एंड सुप्रिया। सर पंकिश राय अभी नहीं हुआ है। क्या? मंकिश राय प्रेजेंट है सर। माही, अंकिश का तो हो गया मार्क। लक्ष्य, ठीक है। माही का तो मार्क हो गया। पिछली क्लास आप लेट, हाँ तो याद दिलाना होता है वो मार्क। इसमें भी आए थे, हाँ। एक बार काउंटिंग करना ऑफलाइन में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। 22 लोग। ठीक है। हाँ जी पंकज, स्विच पूछ रहे थे आप, पूछिए। हम्म, 0 1 2 बाई डिफ़ॉल्ट अपना होता है, ठीक है।
इसकी स्विच की लास्ट वैल्यू, हाँ 11 नंबर हुआ ना, 12 महीने होते हैं ना टोटल, तो जीरो से अगर हमारा, हाँ तो क्योंकि जीरो से शुरू होता है हमारा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको शायद 2 एग्जांपल बना के, हाँ नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमने मार्च का आगे मार्च का आगे हमने डिफाइन ही नहीं किया। हाँ तो उसमें एक चीज मेंशन करने से मना किया था आपने, क्या बोलते थे, ब्रेक नहीं लिखना, ब्रेक। क्योंकि जहाँ पर हमारा प्रोग्राम में पता है इसका आगे कोई सिनेरियो बनना नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग ब्रेक नहीं कराते। ब्रेक हम लोग वहाँ तक कराते हैं जहाँ तक हमें लग रहा है कि हमारा कोड रन होगा। तो मान लो आप चाहते हो कि भाई जैसे फैब के बाद का जो हमारा कमिंग मंथ है वो ना डिस्प्ले हो, तो आपने क्या करना है, फैब के बाद में ब्रेक लगा देना है। तो क्या होगा, हमारा करंट सिनेरियो जो मैच हो रहा है कि जैसे 0 पर जैन है, 1 पर हमारा फैब आ रहा है, तो 1 का 2 ना प्रिंट हो, तो आपको ब्रेक करना होगा। तो बस स्विच के साथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ब्रेक करते हुए चलना है चीज़ों को। और एक होता है डिफ़ॉल्ट, शायद हमने वो भी बनाया था, एक सेकंड देख लेते हैं। कंडीशन स्विच, ये देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग। तो आप चाहें तो केस की वैल्यू जो है वो कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पर 0 रखा, 0 हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्यों चला रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो गेट डे या जो गेट मंथ है वो हमें क्या रिसीव हो रहा है, नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने वहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, नंबर्स का 0 1 2 3। अगर जैसे मान लो हमने कुछ अपना इस तरह का बनाया, लाइक वेरिएबल ग्रेड इक्वल टू डी फॉर एग्जांपल, तो अब 0 1 2 3 तो कोई मैच ही नहीं हो रहा ना इसमें। तो मान लो कि यहाँ पर ए है या बी है या सी है, तो जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसी के सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर हमारा वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में क्या डाला है कि अगर मान लो कि यूज़र ने केस जो हमने मेंशन किए, जो डिज़ाइन किए, उसके अपार्ट अगर जाके कुछ वो डिफाइन करके आता है, तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आपका रन होगा, द स्टूडेंट हैज़ नॉट सिक्योर्ड एनी ग्रेड, ठीक है। तो हम लोग इन केस कस्टम भी बना सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट केस जो होते हैं वो 0 1 2 3 ही होते हैं आपके। तो 0 से लेकर कोई भी नंबर हम चला सकते हैं। सर एक चीज बताइए, आपने कंपैरिजन बताया था, हाँ तो कंपैरिजन आपने सिर्फ नंबर्स का बताया ना, हाँ, अल्फाबेट्स का भी होता है? टेक्स्ट वैल्यू में कंपैरिजन, मतलब जो हम लोग 2 टाइम्स इक्वल टू की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम एक जो ग्रेटर देन लेस देन लगाते हैं, तो हाँ। अगर मैं लिखूं कि ट्रू फॉल्स करके जैसे निकालते हैं हम्म कि 10 11 से बड़ा है कि नहीं है, हम्म, ठीक है, तो वो हमें वैल्यू देखना नीचे कि ट्रू या फॉल्स, हाँ ठीक है। ऐसे ही अगर हम अल्फाबेट्स में करें, ठीक है, तो तब भी वो वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन किस बेस पे दे रहा है? बताता हूँ। देखो अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पर जो आपका कंपैरिजन आता है ना, जैसे मान लो कि आप यूज़र से कुछ इनपुट करा रहे हो, उस केस में हम लोग लेके आते हैं। अब खुद के टेक्स्ट पे तो अगर आप कंडीशन चलाओगे तो चल ही जाएगा, जो आप लिखोगे वैल्यू ट्रू कर देगा, फॉल्स कर देगा। जैसे लेट्स से एग्जांपल के लिए मेरे पास एक वेरिएबल है लाइक फर्स्ट नेम इक्वल टू, हमने वहाँ पे लिख दिया लाइक राम फॉर एग्जांपल, उस यूज़र का नेम है। अब आप कंडीशन बना सकते हो नीचे कि इफ़ फर्स्ट नेम 2 टाइम्स इक्वल टू राम, कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स। तो इफ़ एल्स में हम लोग उस चीज़ को चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दो चीज़ों के कंपेयर करने की। अब दो चीज़ों का कंपैरिजन कहाँ करा सकते हैं, जैसे लेट्स से एग्जांपल के लिए हमारे पास एक फील्ड है लॉगिन फॉर्म। अब जब आप देखते हो जीमेल चलाते हो, सबका जीमेल का लॉगिन का इंटरफेस सेम खुलता है, ऐसा तो नहीं कि मेरा अलग खुलता है आपका अलग खुलता है, हम सबका सेम है। हम में से कोई भी अपना नेम डालता है या ईमेल आईडी जब वहाँ पर पास करते हैं, हर बंदा लॉगिन कर पाता है। तो ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो नेम को मैच करता है बैकएंड से। एक चीज मैंने पढ़ी थी कि जैसे जो भी नंबर्स होते हैं हम्म, ए बी सी डी, हाँ इनकी एक खुद की वैल्यू होती है, तो उसको उसके की कोड बेसिस बोलते पे हैं हम लोग, उसको हम लोग की उसके कोड बेसिस बोलते पे हैं। वो कंपैरिजन करता है, तो वो क्या होता है? देखो एक होता है जैसे एग्जांपल के लिए की कोड, तो हर की का अपना एक नंबर होता है। जब आप कोई की प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड से, जैसे आपने कैंसिल किया, तो की कोड का ट्रिगर होता है आपका 3 होता है। अब मैं यूजुअली भी 3 प्रेस कर दूँ तो उसको तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा, वो सोचेगा भाई हम लोग कैलकुलेटिव फॉर्म में 3 की बात कर रहे हैं। तो जब मैंने ऐसे बैक स्पेस दबाया या मैंने डिलीट किया, तो मेरा जो कंप्यूटर को कमांड जाता है वो नंबर 3 की कमांड जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी आपके बटन है ए बी सी डी या जो भी आप चला रहे हो यहाँ पर, हर एक का अपना एक की नंबर है। तो वो इनके बेसिस पे वो करता है नहीं, कंपैरिजन? जो आप कह रहे हो वो करता है आपके अल्फ़ाबेट के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पर हम लोग कोई कॉम्बिनेशन अगर प्रेस करें, क्या वो कॉम्बिनेशन प्रेस हो या नहीं, तो जावास्क्रिप्ट कंट्रोल को या शिफ्ट को नहीं समझता। नहीं, जैसे अभी तो जैसे हम सिंगल सिंगल वर्ड लिखेंगे, हाँ जैसे ए और यू लिख दिया हाँ हमने, तो वो इसके बेसिस पे कर लेगा सपोज। लेकिन हमने एक पूरा नाम लिख दिया किसी का, हाँ सपोज आपका और मेरा नाम लिख दिया, हाँ, तो वो किस बेसिस पे वो कर रहा है? नेम के बेसिस पर, ना कि इस की कोड के बेसिस पर।
नेम मतलब अल्फाबेट काउंट अल्फ़ाबेट को काउंट कर रहा है, करेक्टर जो हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पर उसको काउंट कर रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जब यूज़र से कुछ इनपुट लेते हो तो हम इनपुट को कैसे वैलिडेट करते हैं, इनपुट को हम लोग की स्ट्रोक के बेसिस पर वैलिडेट करते हैं। तो कंप्यूटर में पूरा जो आपका ये बटन्स लगे हुए हैं, तो कभी कीबोर्ड खोल के देखो तो पीछे एक मदरबोर्ड होता है इसमें छोटा सा ही, ठीक है। तो बेसिकली वो की इवेंट लेके जाता है जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करके डेटा बनाता है, ऐसे चलता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर कुछ चला दूँ एग्जाम्पल के तौर पर, पुरानी क्लास को कुछ ओपन कर लूँ, ट्राई करके देखते हैं अगर चल जाती है चीज़ें तो इसको आज की डेट में सेव कर लेंगे। टुडे इज 16। की कोड एक फंक्शन बना लो, लाइक माई फंक्शन, और इसमें जाकर हम डिफाइन कर देंगे एक अलर्ट, इवेंट डॉट की कोड। ऑन की प्रेस, क्या इसको लिखो, ठीक है। तो की कोड को इस तरह से ट्राई करके देखो, आ गया की कोड। तो जैसे 17 हमें रिटर्न हुआ है यहाँ पर, तो अगर हम लोग 17 फाइंड करते किसका आता है, कंट्रोल का। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें शिफ्ट का कितना आता है 16, ऑल्ट का आता है आपका 18। तो जब हम लोग यहाँ से शिफ्ट प्रेस करें तो 16, ऑल्ट प्रेस करें तो 18। तो ये की कोड हुए। अब इन की कोड का फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो कि बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा जब हम लोग किसी फील्ड में वैल्यू कुछ भेज रहे होते हैं तो यूज़र कोई स्पेशल करेक्टर नहीं डाल सकता उसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उतने की कोड को एरे बना के ब्लॉक कर देते हैं कि भाई यूज़र इनको चला ही नहीं सकता इसके अंदर। जैसे नेम में सिर्फ नेम वाले ही चलेंगे, नंबर से नंबर वाले चलेंगे। तो जब तक HTML5 नहीं आया था हम लोग क्या करते थे, की कोड को ब्लॉक कर देते थे, सबको ट्रेस किया किसका क्या कोड है। तब तो आपके पास टेबल है पूरा का पूरा, आपको टेबल पता चल गया, सारे नंबर आपने यहाँ से पता निकाले और डाल दिए प्रोग्राम। करना क्यों, मैंने आपको लॉजिक ही बता दिया ना कैसे निकालते हैं। फ़ायदा क्या, थोड़ा डेटा स्लो प्रोसेस करते हो तो मैंने ही बोला कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर वाला फील्ड बनाया, ठीक है। नंबर, फ़ोन नंबर में आप कभी नहीं चाहोगे ना कोई यूज़र नाम भेज दे अपना। तो हम चाहते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक जो हमारे कॉम्बिनेशन है उसमें से न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन काम करे, अल्फ़ाबेट्स काम ना करें उसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, उन की कोड को ब्लॉक कर देते हैं उसमें। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि HTML5 में तो क्या कर दिया, सीधे जैसे इनपुट टाइप टेल बना दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट हमेशा से था आपका, इनपुट टाइप टेल हो गया, इनपुट टाइप ईमेल हो गया। तो इसमें आपके लिए इतना रिफाइन हो गया कि आपको ये सब कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब डेटा आपको ऑटोमेटिकली वैलिडेट होकर आएगा। आपने तो रिक्वायर लगा दिया, मैंने आपको पैटर्न सिखाया था फॉर्म जब पढ़ाया था आपको
कि पैटर्न लगा दो कि भाई 0 to 9 और 10 नंबर की लेंथ हमें रिक्वायर्ड है उसके अंदर। तो उससे कहता है पैटर्न इस तरह से कि आपने क्या लिखना है पैटर्न में 0 to 9 और लेंथ कितना चाहिए अपने को 10। तो इसका मतलब क्या बना कि अब यूज़र अगर टेक्स्ट लिख भी देगा तो डेटा सबमिट नहीं होगा। अगर वो 0 to 9 मुझे कुछ इनपुट देगा उसके अंदर 10 नंबर की लेंथ होगी तो भी मेरा फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो HTML5 ने ये सारा चीज़ें ना ओवरकम कर दी काफ़ी आपके लिए। अब आपको इतना कोड नहीं करना होता जावास्क्रिप्ट को लेके। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कंडीशंस क्या होती हैं, एरे कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह से कॉन्केटिनेट होते हैं, किस तरह से काम होगा उसके ऊपर। तो की कोड निकालने का तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आपके पास एक से ज़्यादा वर्ड आएंगे, तो जैसे की अपने आप एक वर्ड हो गया तो सारे लेटर स्मॉल, कोड अपना सेकंड वर्ड हो गया तो फर्स्ट लेटर कैप्शन ही कैमल केस में हमें लिख देना है इस चीज़ को। तो कैमल केस का एरर था, कैमल केस पास कर दिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी इसमें। तो ये वाला काम करना है आपने। तो इससे क्या होगा, जैसे हम लोग जो भी यहाँ से कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे, जैसे मैंने जे प्रेस किया तो हमें 74 रिटर्न हुआ। हम अगर 74 यहाँ पर फाइंड करेंगे तो हमें एक कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो किसका आ रहा है, जे का आ रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है की जे, है ना, इस तरह से। तो कीवर्ड में जैसे आप देखते हैं ये आपका एक कैरेट सिंबल होता है, नंबर 6 के ऊपर आता है बना हुआ है, तो सबके नाम यहाँ पर लिखे हैं किसको क्या बोला जाता है। चलो, तो अब आप कल ट्राई करके देखते हैं। ये तो हो गया हमारा की कोड निकालने का तरीका। */ सो एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ ऐसा समझते हैं, हमारे पास एक फॉर्म है एंड फॉर्म टैग हमने किया ऐसे क्लोज। यहाँ बनाइए इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम दे दीजिए लाइक यूजर नेम। हम टाइप नहीं बता तो सर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही रहता था। डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप बटन, वैल्यू लाइक हमने यहाँ डिफाइन किया सबमिट। इसको हमने नेम दिया पासवर्ड। अभी हमारे पास इस तरह से 2 फील्ड अवेलेबल हैं इसमें। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे फंक्शन माई फॉर्म। फंक्शन नेम ऑलवेज यूजर डिफाइन होता है, कुछ भी रख सकते हो, बट फंक्शन जो है ये प्री डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक आप फंक्शन लिखेंगे नहीं तब तक ये एज ए फंक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट जब कॉल होगा दैट टाइम को फंक्शन नहीं लिखना होता, फंक्शन का नेम आपने कॉल करना होता है सिर्फ, ठीक है। कुछ वैसे ही जैसे हम लोग क्लास लिखते हैं डॉट के साथ, जब कॉल करते हो क्लास एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कॉल करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है, मैंने इसको एक नेम दिया लाइक माई फॉर्म। यहाँ ये एक वेरिएबल बना लो लाइक वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट फील्ड का नेम इज यूजर नेम डॉट। सर हम हर बार वेरिएबल वाला ही यूज करते हैं, लेट वाला नहीं यूज करते। हाँ जब वेरिएबल बनाते हैं हाँ तो var वाला लेट वाला आपने सिखाया था एक। हाँ, जब मैंने request कांस्टेंट भी करो- सिखाया था, कांस्टेंट भी सिखाया था मैंने आपको। हाँ तो वेरी क्यों यूज होगा, लेट क्यों नहीं यूज होगा? वो आप कर सकते हो, मैं वेर के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं वेर ही चलाता हूँ। नहीं वैसे अभी आपको जो यूज़ करना चाहिए वो लेट यूज़ करना चाहिए, लेट यूज करना आपको लेट यूज़ करना है, ठीक है। जो लेट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, लेट और उसमें कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। लेट में आप रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट आप कांस्टेंट में रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं, चीज़ों में ध्यान रखना। मेजर डिफरेंस यही आता है दोनों के अंदर, यानी कांस्टेंट में जो आपने लिख दिया वो कांस्टेंट वैल्यू बन जाता है,
लेट में जो आप लिखोगे वो कांस्टेंट नहीं होगा, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। बट मैं बहुत पुराना हूँ तो मुझे वेयर को हैंडल करना आता है बहुत अच्छे से, कैसे चलाना है। आप लेट के साथ जाओ तो आपको ना इंटरव्यू के टाइम पर थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि मेरे को तो दोनों का टाइप पता है, तो मुझे जैसा कोई पूछेगा मैं बड़े आराम से हैंडल कर सकता हूँ उस चीज़ को कि किसमें क्या चल रहा है। इसी तरह से हमने एक वेरिएबल बनाया y इक्वल टू, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या पास कर देंगे, पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र के जो इनपुट्स आते हैं ना हमारे फॉर्म के अंदर, जब कोई यूज़र फॉर्म में लिख रहा होता है तो वो होता है वैल्यू। तो हमने इसके आगे क्या डिफाइन किया कि जो भी यूज़र इसमें वैल्यू पास करेगा हमने उसको वैलिडेट करना है, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा वैलिडेशन ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया इफ़ हमने लिखा यहाँ पर क्या, एक्स क्या है हमारा, यूज़र नेम, समझ में आ रहा है। यूज़र नेम को हमने किसके अगेंस्ट कॉल किया, एक्स के अगेंस्ट, तो मुझे यहाँ पर सीधे लिखना है एक्स। अब एक्स अगर मेरा क्या है, टू टाइम इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है तब क्या होगा, हम यूज़र से रिक्वेस्ट करेंगे भाई आपने जो है हमें यहाँ पर कुछ प्रोवाइड करना है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ एंटर योर नेम हेयर, ठीक है। अब आप इसको चेक करके देखो क्या ये आपका काम कर रहा है या नहीं। तो माई फॉर्म को हमने किया कॉपी, ऑन क्लिक जैसे यूज़र सबमिट बटन को हिट करता है तो यहाँ पर ये ट्रिगर होना चाहिए कोड हमारा। ये कोड ये पता लगाएगा कि इसमें डेटा है या नहीं है। चला के देखो, कंट्रोल एस, और अपनी फाइल है यहाँ पर। तो HTML5 का टेक्स्ट फील्ड आपको सिखा दी गई, तो आप यहाँ पर प्लेस होल्डर टेक्निक का यूज़ करें। एंटर पासवर्ड, सभी दोनों फील्ड में हमें इस तरह से पता चलेगा, ठीक है। तो अगर फॉर्म फील्ड पे हमारे लेवल असाइन नहीं है तो यूज़र को प्लेस होल्डर से क्लियरली पता चला है किसमें क्या जानेगा डेटा, ठीक है। इसका हमने टाइप पासवर्ड रखा है, इसका टाइप हमने टेक्स्ट रखा हुआ है। तो जब आप पासवर्ड वाले में आओगे तो आपको कोई भी कुकी देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप नेम वाले में आओगे तो आपको कुकीज़ देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब सबमिट को ट्राई करके देखो क्या कोई काम हो रहा है वहाँ पर या नहीं। तो अभी हमारा सबमिट देख रहे हो काम नहीं कर रहा है, इसमें F12 करेंगे, यहाँ पर जाके चेक करेंगे क्या लिखा है, अनकॉट टाइप एरर, माई फॉर्म इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर माई फॉर्म है और यहाँ पर हमने माई फॉर्म डिफाइन किया हुआ है, तो नेम चेंज कराओ, फॉर्म वैलिडेशन, कॉपी करेंगे इसको, रिफ्रेश करेंगे, क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर योर नेम हेयर, ठीक है। तो इसने ये पता लगा लिया। अब मान लो कि यूज़र ने यहाँ पर कुछ भी पास किया होता वैल्यू, तो आप देख रहे हो एरर नहीं आ रहा है। तो अब ये क्या चेक कर रहा है, अल्फ़ाबेट उसके अंदर कि भाई उसमें कोई लेंथ है या नहीं है। अगर लेंथ नहीं होगी तो एरर आएगा, अगर लेंथ एक भी करेक्टर होगी तो ये वैलिडेट हो जाएगा। अब इसी तरह से जैसे हमारे पास हम इसमें ये तो हमने करा लिया ब्लैंक के लिए, सर ये समझ नहीं आया आपने, जैसे ऊपर फॉर्म में डिफाइंड तो नेम किया, माय फॉर्म ही आना चाहिए था ना फंक्शन में। समझो हमारे फॉर्म का नेम क्या है, माय फॉर्म। हम डॉक्यूमेंट के अंदर माई फॉर्म के अंदर यूज़र नेम के अंदर वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हमारा एंटायर, माई फॉर्म हमारा फॉर्म टैग जिसका एक नेम है, उसके अंदर यूज़र नेम के अंदर हम लोग यूज़र के वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर माई फॉर्म यूज़र नेम वैल्यू। तो ये जो हमारा हमने नेम रखा है फॉर्म वैलिडेशन, ये माई फॉर्म नहीं रखना है आपने। ये मैंने क्यों करके दिखाया, क्योंकि अगर मान लो आपने नाम रख दिया तो आपका कोड नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रीडिफाइन हो गया, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये माई फॉर्म यहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसको नहीं चलाना है आपने, दो डिफरेंट नेम होने चाहिए, सेम नेम नहीं होने चाहिए, तो क्लैश करेगा आपका प्रोग्राम उस केस में।
ठीक है, तो इसलिए हमने इसका नेम क्या करा, फॉर्म वैलिडेशन। जैसे हमने ये डिफाइन किया, हमारा कोड काम करना स्टार्ट करता है इसके अंदर। तो माय फॉर्म जो वर्ड है वो प्री डिफाइंड है। नहीं, आपने यहाँ यूज़ कर लिया ना, अच्छा। हाँ, तो वो प्रोग्राम कंफ्यूज हो रहा है उस चीज़ में। अब यहाँ पर क्या फंक्शन नेम और जो ये नेम है ये डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। इसको ऐसा समझो जैसे एक ही क्लास में 2 अंकित हैं, अब दोनों एक साथ अटेंडेंस बोलेंगे तो कौन सा वाला, तो क्लास में देखा होगा ना अपने अंकित फर्स्ट अंकित सेकंड कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप चाहो तो नंबर चेंज कर लो, ठीक है, आगे लगा लो 1 2 कुछ भी, लेकिन पहले ही नहीं रखना, नहीं तो नहीं काम करेगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तुमने ब्लैंक को चेक किया, जैसे कि आप देखते हो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम फ्लिपकार्ट पर आए, यूज़र ने यहाँ से लॉगिन अटेम्प्ट किया अगर ब्लैंक होगा तो क्या आ गया, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अब जो वो नंबर पास कर रहा है, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्टिंग पर आपका डेटा जो भी आपने यहाँ लिखा वो उस वेबसाइट के बैकएंड में जाकर चेक होगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है बंदा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक एरर आपको रिटर्न हो जाएगा उस केस में। तो हम यहाँ पर जाके एक कंडीशन लगा रहे हैं, एल्स इफ एक्स की वैल्यू अंकित है या एक्स की वैल्यू पंकज है, अगर इन दोनों में से मुझे कोई यूज़र नेम भेज रहा है तो ये ऑथराइज्ड है, अदरवाइज एरर जनरेट होगा। यहाँ पर पैरेलल वाले साइड का यूज करते हैं सर जो आप लोग। ये हम लोग और का सिंबल बोलते हैं इसको, और हाँ, ऑपरेटर और, अंकित और पंकज। अब क्या होगा, सीधी सी बात है, यूज़र या तो एक बार में अंकित देखेगा या पंकज देखेगा, दोनों तो एक साथ लिख नहीं सकता। तो ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब दोनों में से कोई एक कंडीशन को हमें ट्रू करना होता है, ठीक है। और ये वाला हम लोग तब लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं एंड और, ठीक है। तो जब दोनों चीज़ों को ट्रू करना हो, ठीक है, तो इसका एग्जांपल अलग दिखाएंगे कि ये कहाँ यूज़ होती हैं चीज़ें। नेम सेम हो, जैसे मान लो अंकित 2 हो गए, तो कभी भी ना नेम के बेसिस पे लॉगिन नहीं होता। नोटिस किया, जैसे सोशल मीडिया अगर आप चलाते हो इंस्टाग्राम, तो नाम एक नाम के 50 लोग होंगे, लेकिन सबका यूज़र नेम प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अलग कर देता है कि भाई आपका नेम जो ऑलरेडी टेकन है ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसी ईमेल आईडी सबका यूनिक होता है, फ़ोन नंबर सबका यूनिक होता है। 3 चीज़ों के बेसिस पर आप लॉगिन करते हो सोशल मीडिया में, या तो यूज़र नेम या फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी, है ना। फिलहाल मैं आपको ये चेक करके दिखा रहा हूँ कि यूज़र जो इनपुट डाला है क्या हम उसको चेक कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, हमने लिखा नेम इज कंफर्म, एल्स तो यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, सबमिट। तो पहले कंडीशन चेक हो गया इफ़ वाला, इफ़ में हमने कुछ भी पास कर दिया ABC, तो एरर बदल जाना चाहिए। क्या लिखा रहा है, यूज़र नेम इज़ नॉट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, क्योंकि भी ABC हमने पीछे लिखा ही नहीं है। हमने क्या डिफाइन किया था, अंकित। अगर अंकित की जगह पर पंकज लॉगिन करने के लिए आता है तो ठीक है, मैंने इसकी जगह पर माही लिख दिया, नहीं करा ना एग्जिस्ट। तो अभी मेरे पास बैकएंड तो कोई है नहीं, आप लोग अभी फ्रंट एंड सीख रहे हो, तो हमने क्या करा, जो बैकएंड के पास जाके डेटा चेक होके आता है वो मैंने फ्रंट एंड पे बैकएंड में रख दिया यहाँ पर इस तरह से कोड में। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप किसी फील्ड में कोई डेटा डालते हो ना, तो वो सबमिट होते ही जाता है बैकएंड के अंदर, वो ढूंढ के निकाल लेता है बड़ी लाइटिंग फास्ट स्पीड से कि भाई ये बंदा है या नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता है, नैनो सेकेंड्स में तुरंत पता चल जाएगा भाई आपका यूज़र नेम गलत चला गया उसके अंदर। तो ये देख रहे हो यहाँ पर, तो ये कोई नंबर से नहीं फाइंड कर रहा है, एग्जैक्ट जैसा आपने लिखा है
अगर आप स्मॉल में लिख दोगे नहीं चलेगा, जैसा लिखा है वैसे लिखोगे तो कंफर्म कर देगा। तो यूज़र नेम आप देखते हो जैसा लिखते हो वैसे एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ, ईमेल के केस में कैप्स में लिखो स्मॉल लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। सेम टाइम पे हम दो इफ लगा सकते हैं, सेम टाइम पर दो इफ जैसे कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो एक कंडीशन में कंडीशन ही है। हमारा एक कंडीशन क्या चल रहा है भाई, हम ये चेक करें कि यूज़र खाली ना छोड़े, यूज़र कुछ डेटा दे, डेटा दिया अगर गलत दिया तो एरर आ जाए। तो तुम्हारे तीनों कंडीशन है ना, कंडीशन के साथ कंडीशन। ये जैसे अभी ये इफ थी फिर एल्स इफ थी, हाँ इफ और फिर एक और अंदर इफ के अंदर एक और इफ बना सकते हो। हाँ बना सकते हो, एग्जांपल बट वो एथिकल नहीं है ना। इफ़ के अंदर इफ लगा सकते हो, एथिकल नहीं है। ठीक है, कहाँ से ये एथिकल होता है, जब आप कोई लार्ज बेस क्वेरी लिखते हो, वो बैकएंड के लिए हम लोग चलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर VS कोड, इधर आओ, हमारा बैच टाइम PHP है। अब आप यहाँ देखो, कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हुई, इफ़। इफ़ के अंदर क्या चलाया हमने, स्विच के अंदर केस है। अब ये क्या सिनेरियो कि मान लो कि एक यूज़र ने एक आइटम लिया और प्रोडक्ट को कार्ट में डाल दिया, तो हमने एक सिनेरियो बनाया कि अगर यूज़र ने ऐड किया तो ये सिनेरियो चलेगा, अगर यूज़र ने डिलीट किया तो ये सिनेरियो काम करेगा, और अगर यूज़र ने पूरा ही कार्ट उड़ा दिया तो ये वाला सिनेरियो चलेगा। अब आप देखोगे पहले वाले के अंदर इफ़ से शुरुआत होती है, इसके अंदर केस है यानी कि स्विच, केस बना है ऐड, इफ़ अगर एम्प्टी है क्वांटिटी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक हमने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। फिर इसके अंदर क्या चल रहा है, वाइल लूप, वाइल के अंदर फिर क्या है, इफ़, इफ़ के अंदर इफ़, फिर इसके अंदर हमने फॉर ईच लूप लगाए हुए हैं। ऊपर से चलेगा चेक करते रहो। हाँ वही कर रहा है, एक एक करके सारे स्टेटमेंट चेक करते आ रहा है। फिर उसके अंदर इफ़, फिर हम लोग एल्स आते जाएंगे बाहर। तो देख रहे हो कितने लेवल पर इफ़ है, 1 2 3 4 5 6। जो इफ़ में नहीं होता तो एल्स चलता है, ठीक है। जब इफ़ फॉल्स में होता है तब एल्स ट्रिगर होता है। अगर इफ़ ब्लैंक है, ठीक है, अब मान लो उसको कुछ डेटा अगर आपने दे दिया तो एल्स चल गया, समझ गए। सर ये गो लाइव करके चल जाएगा? हाँ, गो लाइव गो लाइव कहाँ पर है, नीचे मतलब ये जो नीचे लिखा रहा है, हाँ चल जाएगा। दिखाता हूँ। तो मुझे यहाँ से लाइव करना पड़ेगा पहले। ये डेट है हमारी 7 Feb। सर ये क्या है? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, इसी से बेसिकली हमारा काम होता है सारा बैक, क्योंकि आप हर एक चीज़ के लिए ना बार बार ऑनलाइन नहीं जा सकते हो, तो आपको ऑफलाइन में सारी चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं। PHP रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक शॉपिंग कार्ट अपना बनाया हुआ है, ये सारे प्रोडक्ट्स हमने कार्ट से उठाए हुए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, अच्छा इसमें हमने ऐड टू कार्ट कर रखा है कि नहीं पहले देखना पड़ेगा। ये हमने बनाया था दूसरा प्रोग्राम, हमें जाना पड़ेगा फैब जैन प्रोडक्ट इमेज इंडेक्स, यहाँ पर हमने काम करा था इसके ऊपर। डेट है जैन के अंदर 31 जैन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारा कार्ट के अभी एम्प्टी है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग फ्लिपकार्ट से इसको समझें, बिल्कुल लाइव आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा कार्ट आप देख रहे हैं ब्लैंक आ रहा है। अब मान लो कि भाई मैंने यहाँ से जाके कोई प्रोडक्ट एक चूज़ किया, इसके अंदर क्लिक, और हमने यहाँ से क्या बोला, ऐड टू कार्ट। आप फ्लिपकार्ट के लैंडिंग पेज पर वापस आ जाइए, ठीक है। तो आप देखोगे आपके कार्ट में एक आइटम रखा हुआ है, ठीक है। हम इसको बंद भी कर दें, आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी आके फ्लिपकार्ट वापस चलाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका प्रोडक्ट स्टिल अभी भी कार्ट के अंदर अवेलेबल है।
ठीक है। तो यहाँ भी हमने कुछ वैसा ही अप्रोच रखा है कि जब यूज़र यहाँ से कुछ कार्ट में डालता है आइटम, आ गया ऊपर, ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि कार्ट में दिखाई दे रहा है, हमने कोड रखा है टी शर्ट 1, क्वांटिटी इज़ 1, प्राइस इसका 269 है। अब मान लो कि अगर वो कल को क्वांटिटी बढ़ा देता है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूनिट प्राइस क्या है और टोटल प्राइस क्या है। समझ आ रहा है? रियल टाइम में चेंज हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा काम करे। अब मान लो कि आपने इसको बंद कर दिया, इस पेज को हमने बंद कर दिया, हम जब भी कभी वापस लाइव आएंगे इस चीज़ को चेक करने के लिए, दिखाई दे रहा है सेम जैसे लाइव के अंदर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है कार्ट में, वैसे यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो होता क्या है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, भाई अगर यूज़र ने कुछ कार्ट में डाला, हम कार्ट में कब डालते हैं जब किसी को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और मान लो आप भूल गए बाद में कि भाई मैंने क्या डाला था कार्ट में, फिर फाइंड कर रहे हो क्योंकि उनके पास तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, गिने चुने तो है नहीं उनके पास, तो आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, तो आपका क्या रहेगा वहाँ पर रिकॉर्ड रह जाएगा जब तक आप प्रोडक्ट को डिसमिस नहीं कर देते वहाँ से। अब मान लो कि मैंने यहाँ से एक प्रोडक्ट डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, आप फिर से पेज बंद कर लो, वापस आओगे तो जहाँ तक आपने प्रोग्रेस लास्ट छोड़ा था वहाँ तक का डेटा आपको वापस मिल जाएगा इसके अंदर। तो बिल्कुल रियल टाइम में आपका ई कॉमर्स इसका काम कर रहा है। तो मान लो मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इसमें, ठीक है, और आपने सबको एक साथ डिलीट करना है, तो यहाँ पर एक साथ भी हम लोग सबको डिलीट कर सकते हैं। कार्ट हमारा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया इसके अंदर। तो ये पूरा वर्किंग है, अपना कोड पेमेंट गेटवे लगाओ, बेचना चालू करो। तो जब PHP में पहुंच जाते हो तो इस तरह की चीज़ें भी आप सीख जाते हो, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर हम लोग जैसे इफ एल्स ट्राई करके देखते हैं आज की क्लास में किस तरह से काम करता है। तो इस कंडीशन का आप एज इट इज़ रखिए, जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन एक्सटेंशन डॉट HTML फॉर्म वैलिडेशन कंट्रोल एस, की कोड वाली फाइल ओपन करेंगे अपनी, गेट की कोड, ये हमारा फंक्शन है, अलर्ट इवेंट डॉट की कोड, इस फंक्शन को अपने बॉडी में डालना है ऑन की प्रेस। एक बार चला के देख लीजिएगा काम कर रहा है या नहीं, कहाँ गलत है। अलर्ट इवेंट डॉट की कोड फंक्शन SCRIPT गेट की कोड F12 सर फंक्शन के बाद डॉट आएगा ना शायद, कहाँ पर, फंक्शन के बाद स्क्रिप्ट में एक मिनट रुकना, फंक्शन। एक मिनट। अब बताओ कशिश, फंक्शन के बाद डॉट नहीं आएगा, फंक्शन डॉट गेट की कोड। फंक्शन डॉट गेट की कोड, नहीं, की कोड डायरेक्ट आएगा कहीं सर ये कुछ ऊपर स्क्रिप्ट के नीचे जो है, यहाँ इस लाइन में कह रहे हो, हाँ नहीं, फंक्शन का स्ट्रक्चर सही है। माय फंक्शन,
बस वो चेक करो, हमने जो ऑन की प्रेस डाला है वो हमने की प्रेस पे चलाया था ना पहले, या की डाउन पे चलाया था? की डाउन पे चलाया था ना। ठीक है, एक बार ज़रा टेस्ट करके आओ इसको यहाँ से। जब की डाउन होगा तो आपका काम कर रहा है। ठीक है, चलो वैलिडेशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर आइए, एक्सटेंशन डॉट इसी तरह से हमने दूसरा फील्ड अपना चेक करना है वाई। वाई 2 टाइम्स इक्वल टू, अगर ब्लैंक है तो आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे, प्लीज एंटर योर पासवर्ड हेयर। ठीक है, और अभी हमें एल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दें। चेक करेंगे इस पार्ट को, क्लिक ऑन सबमिट, एंटर नेम, हमने नेम के अंदर कुछ डेटा पास किया, पासवर्ड, पासवर्ड में कुछ वैल्यू पास करिए। ठीक है, तो हमारी वाला पार्ट यहाँ तक काम कर रहा है इसके अंदर। अब हो सकता है कि पासवर्ड में आपकी कुछ ऐसी कंडीशन होगी, भाई हमें इतना पासवर्ड चाहिए, लाइक 6 डिजिट लॉन्ग, कैरेक्टर लॉन्ग, या फिर जैसा भी आप चाहें। तो इफ़ वाई इज़ लेस देन, हमने लिखा है यहाँ पर क्या, 8। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्लीज एंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड। रिफ्रेश करेंगे, क्लिक ऑन सबमिट, डेटा पास करिए, पासवर्ड, क्या डाला हमने यहाँ पर, इफ वाई इज लेस देन 8। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ वाई डॉट लेंथ इज लेस देन 8। लेंथ को आपने ट्राई करना है, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट मैक्स लेंथ। ठीक है, तो y की लेंथ अगर हमारा कम है, तो जैसे हमने लगाया 8 से कम के लिए, अगर मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4, तो हमें एक एरर आना चाहिए इसके अंदर, तो एरर ट्रिगर हो रहा है हमारा। और जैसे आपका ये लेंथ पूरा हो जाएगा 5 6 7 8, तो उसके बाद में आपका एरर फॉल्स हो जाना चाहिए। तो सबमिट अगर हम लोग कराना चाह रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्शन PHP। तो तब लगा जब PHP आपने कर लिया। अभी आप यहाँ पर कोई टेम्परेरी URL दे दो, लाइक https www.google.com फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इंटरेक्शन वही होता है कहाँ पे स्टोर होगा। हाँ, तो ये पार्ट अपना डन हुआ। तो जब सब कुछ सही हो जाए तब आपने एल्स चलाना है इसमें। तो एल्स पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, यानी कि जब ये सब हमारा फॉल्स हो गया तब फॉर्म सबमिट हो गया। तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम डॉट सबमिट, हटा देंगे एक डॉट। अब चेक करें इसको, रिफ्रेश, हमने यहाँ से एक नेम दिया, एक पासवर्ड एंड सबमिट। ठीक है, तो आप ये चेक कर पा रहे हो। अगर आपकी लेंथ कम होगी तो ये सबमिट नहीं होना चाहिए। लेंथ को यहाँ से आप चेक करा लें, हमने लिखा है 8, हम 7 तक डाल के देखेंगे डेटा, सबमिट। तो आगे आप देख रहे हैं प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपका 8 मैच हुआ प्रोसीड। ठीक है, तो एल्स क्या हो रहा है, या अगर ये सब फॉल्स है तब एल्स आपका डेटा आगे फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा। ये तो फॉल्स हो गया ना सब। इफ़ कब चलता है, या इफ़ या एल्स कब चलता है, जब तक हमारी वो कंडीशन, हाँ, तो
जैसे हमने अपनी कंडीशन को फॉल्स कर दिया, जैसे अगर x ब्लैंक है तो एरर है, हमने x को डेटा दे दिया तो x फॉल्स हो गया, है ना। इसी तरह से हमने फिर y को सेम चीज़ में चेक किया है, ठीक है। ABCD लेंथ नहीं होती ना, लेंथ हमेशा किससे निकलती है, नंबर में निकलती है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा नंबर। और डेली लाइफ की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये टोटल फ्लोर से लेके ऊपर सीलिंग तक की हाइट कितना है, तो ये ABCD नहीं हो सकती ना, कोई डिजिट होगी, तो इसलिए लेंथ यूज़ करेंगे हम लोग। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर बना रहे हैं री एंटर पासवर्ड, हम इसका नेम दिया सी पासवर्ड, प्लीज एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, या इसको शॉर्ट में करो री एंटर पासवर्ड। तो ऊपर एक और वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं, XYZ। तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, सी पासवर्ड, क्योंकि हम लोगों ने नेम क्या रखा है, कंफर्म पासवर्ड। कॉपी पेस्ट, यहाँ आप डिफाइन करेंगे अगर Z वाला फील्ड हमारा ब्लैंक है, प्लीज एंटर योर कंफर्म पासवर्ड है, और का यूजर कंफर्म पासवर्ड दे रहा है तो हम लोग उसको चेक करेंगे, इफ y जो है उसको क्या बना देंगे, z इज नॉट इक्वल टू क्या, y। अगर z की वैल्यू y के बराबर नहीं है तो पासवर्ड हमारा मैच नहीं हो रहा है। पासवर्ड नॉट मैच, चेक करेंगे, बैक, रिफ्रेश, तो ये दो तो चल ही रहे थे अपने, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डेटा देंगे, सबमिट करेंगे, प्लीज़ एंटर कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड अगर आपने 1 2 कुछ भी लिखा तो पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर एग्जैक्ट लिखेंगे, ठीक है, मैं एक कम कर लेता हूँ फिलहाल, नॉट मैच, और जैसे आप इसमें लिख देंगे 8, काम करे। बट ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं कि ये 8 की लेंथ आपसे मांग रहा है, 8 की लेंथ आपसे ये मांग रहा है, ये वाला वही होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 8 ऐसे लिख दिया तो ये फॉल्स ही कंसिडर होगा, समझ गए ना। तो हमने यहाँ पर क्या कंपैरिजन करा है कि अगर z फील्ड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है, तो यानी कि अगर y में जो अगर आपने ABCD लिखा होगा तो ABCD कंसिडर होगा यहाँ पर इसके अंदर, और अगर आपने 1 2 3 4 लिखा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 कंसिडर होगा। तो आपने नोटिस किया मैंने इसमें लेंथ पास नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भाई सीधी साथ हम तो डेटा से मैच करें ना। अगर इसकी लेंथ आपने 8 की लगाई होगी तो नीचे ऑटोमेटिक 8 पे ट्रू होगा, उस पर अगर आपने 4 की लगाई तो 4 पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा। तो देखते हो जैसे पेटीएम अगर आप लोग पेमेंट भेजते हो तो आपसे पहले अकाउंट नंबर लिखवाता है, फिर आपसे री एंटर योर अकाउंट नंबर, तो वो क्यों कराता है, कहीं आप गलत ना कर दें बाई मिस्टेक, तो वो डबल चेक हो जाता है सिक्योरिटी में। तो एक में आपका रहता है हिडन, एक में रहता है आपका रिवील। चलो नेक्स्ट, इसको क्लोज करेंगे। इसको नेम देंगे लॉगिन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म में हमें कभी भी री एंटर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस वाले लॉजिक को यहाँ से हटा दीजिएगा।
और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसी के अंदर हम लोग बेसिकली यूज़र से पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इस तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो जैसे मान लो यूज़र से जब आप फॉर्म फिल करा रहे हैं और आपने वहाँ से यूज़र से क्या ले लिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट, एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस फाइल को रन करिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चेक करेंगे इसको। कॉपी, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट, अगर ब्लैंक है, नंबर है, if contact dot length is less than 10, please enter a valid number। ठीक है, तुम्हारा लेंथ वाला काम भी हो गया। तो ये भी ओके अपना 7878 कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर में जाके अगर हम लोग 1 2 3 4 डाल देते हैं यहाँ पर, तो लेंथ का एरर, लेंथ को हमने ट्रू किया तो डेटा हमारा सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लेंथ है, तो इस प्रोग्राम में एक जो गड़बड़ है वो ये है कि अब लेंथ को ये चेक कर रहा है। अब लेंथ नंबर में भी यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा, इसको कैरेक्टर में भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसको आपने सही करना पड़ेगा। तो इसको सही करने के लिए आप क्या लिखेंगे, कॉन इज एन एन। ठीक है, only digit value allowed। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 कर दो उसको, 7 8 नंबर, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, यानी कि लेंथ को चेक कर रहे हैं। ABCDEFGHIJK। ठीक है, सबमिट करने जा रहे हैं। क्या एरर बना? ठीक है, तो हमने 10 कैरेक्टर्स को दिए। ठीक है, 10 कैरेक्टर पर जैसे इसने गया आगे सबमिट करने, इसने पता लगा लिया भाई जो आपने डेटा दिया है ना वो नंबर नहीं है। अब जब मैं इसको नंबर दूंगा तो ये चलना चाहिए, तो लिखेंगे इससे हमने जावास्क्रिप्ट क्यों लगाई जाती है, ताकि यूज़र से जो इनपुट्स हमें आ रहे हैं वो करेक्ट मैनर में है, ना कि कुछ भी लिख के वो भेज दे हमें वहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस सिलसिले को नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कंडीशंस का कितना बड़ा रोल है। कंडीशंस अगर नहीं होती किसी प्रोग्राम के अंदर तो आप कुछ बना नहीं सकते, लॉजिकल तो नहीं बना सकते आप। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का मतलब, प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कुछ लॉजिकल परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, बिना लॉजिक के कोडिंग में कुछ नहीं होता।
टेम्परल टेम्पलेट लिटरल्स लिटरल्स जो होते हैं इसके अंदर, वो आपके एक मास उसमें, वाले जो होते हैं, हाँ जैसे हम अभी बार बार कॉलम्स लगाते हैं तो उसमें बैक टिक लगा के यूज कर लेते हैं। बैक टिक लगा के, लाइक कुछ इस तरह से। नहीं, बैक टिक में थोड़ी होता है, ये स्केप के नीचे जो होता है। इसकी बात कर रहे हो, ये एक हमारा होता है, एक ये होता है हमारा, हाँ। इसको किस चीज़ में लगाना चाह रहे हो? कोड लेके आता हूँ। लेके आना। इसका डेटा आपको भेज देते हैं।